एसएससी, आरआरबी और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस सही करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स दोनों क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज का सेट 2। Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं और इसका सही जवाब है एम के गांधी। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर्स की एक ग्रुप थी जिसका गठन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 29 अगस्त 1947 को एक रिजोल्यूशन पास करके किया था। इसका काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसीजंस के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को स्क्रूटिनाइज करना, रिफाइन करना और ड्राफ्ट तैयार करना। इसके मेंबर्स के नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन भी थे, अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ आर्टिकल 370 भी कहा जाता है, के एम मुंशी, मोहम्मद सद्दुल्ला। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ड्राफ्टिंग कमेटी के एकमात्र मेंबर थे और ये ब्रिटिश इंडिया में आसाम के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। एन माधव राव, इन्होंने बीएल मीटर को रिप्लेस किया था। डीपी खेतान, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने से पहले इनका देहांत हो गया था, इसीलिए इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णमाचारी ने। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which among the following statements about the power to change the basic structure of the Constitution of India are correct? भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की शक्ति के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2 कहता है कि इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तीसरा स्टेटमेंट है इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की पावर को समझते हुए हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि यह संसद की संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर देता है, लेकिन पार्लियामेंट इस पावर का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को बदल नहीं सकती। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना संसद की संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि इस पावर को लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनवाया था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। अभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेटमेंट 3 कहता है कि यह संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंदर आता है। स्टेटमेंट 1 और 3 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो ये गलत होगा। और जैसे कि हमने देखा, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर देता है, लेकिन इसका यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सका। तो इनमें से सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, तो हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, ओनली स्टेटमेंट 1। अब चलते हैं अगले सवाल पर। The Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure of the Constitution in which case? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस मामले में दिया? आपके ऑप्शंस हैं द गोलकनाथ केस इन 1967, द केशवानंद भारती केस इन 1973, द शंकरी प्रसाद केस इन 1951 या फिर द सज्जन सिंह केस इन 1965। इसका राइट आंसर है द केशवानंद भारती केस इन 1973। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया था ताकि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर्स पर लिमिटेशन लगाई जा सके। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स और बेसिक प्रिंसिपल को बदला नहीं जा सकता। ये जो स्पेशल केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम इन सारे स्पेशल केसेस के लिए एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज सीरीज का सेट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर।
Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? संविधान के इस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रियम्बल या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका राइट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान के आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 में 4 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 सिटीजन्स को ये राइट देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जस्टिस के लिए। क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शंस और ऑर्डर्स के माध्यम से रिट्स इश्यू करके नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का पावर देता है। इस क्लॉज में 5 रिट्स को मेंशन किया गया है और वो हैं हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्शियोरेरी। सिचुएशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को जो रिट सुटेबल लगता है उसका यूज किया जाता है। क्लॉज 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो लॉज बनाकर लोकल कोर्ट्स को भी रिट्स इशू करने का अथॉरिटी दे सके। और क्लॉज 4 कहता है कि क्लॉज 1 के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का जो राइट है उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसका परमिशन ना दे। जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई नेशनल इमरजेंसी के टाइम इस पर्टिकुलर राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। उम्मीद है आर्टिकल 32 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अंडर व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट द्वारा किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं और इसका सही जवाब है आर्टिकल 61। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल्स 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के ऑफिस और उससे रिलेटेड बेसिक रूल्स दिए गए हैं। और आर्टिकल 61 के अनुसार अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा सकती है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है। अगला सवाल देखते हैं। Which article of the Indian Constitution provides for uniform civil code for the citizens? कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 44। संविधान का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। इसका मतलब है कि देश के सभी सिटीजन्स के लिए एक ही कानून एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे उनका रिलीजन, कास्ट या ट्राइब कुछ भी हो। ये आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आर्टिकल्स 36 से 51 तक दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस और आइडियल्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट को लॉज और पॉलिसीज बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी अगर गवर्नमेंट इन्हें इम्प्लीमेंट ना करे तो आप कोर्ट जाकर लीगली फोर्स नहीं करा सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज डीपीएसपी के बारे में यह है कि डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which article of the Constitution of India deals with the right to constitutional remedies? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 32। इसका सही आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से संबंधित है। हमने पिछले एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी देखा है कि आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हुआ हो। बाकी के ऑप्शंस में से आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन से संबंधित है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ से संबंधित है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। इन सभी आर्टिकल्स को हमने सेट 1 में डिटेल में कवर किया है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which article of the Constitution allows the center to form new states? कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य बनाने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 केंद्र को नए राज्य बनाने की अनुमति देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following are not central features of Article 343 of the Constitution? इनमें से कौन से आर्टिकल 343 की केंद्रीय विशेषताएं नहीं हैं? आइए देखते हैं कि फीचर्स में क्या मेंशन किया गया है। पहला स्टेटमेंट है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। दूसरा स्टेटमेंट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस विद इन स्टेट्स। और चौथा है If 2 or more states agree, Hindi language should be the official language of communication between the states.
इस क्वेश्चन का सही जवाब पता करने के लिए आर्टिकल 343 को डिटेल में समझना पड़ेगा। आर्टिकल 343 में 3 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। तो इस क्लॉज से हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट 2 सही है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। क्लॉज 2 में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद अगले 15 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज का यूज यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर पूरे यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है, लेकिन स्टेटमेंट 3 में स्टेट्स के ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए दिया गया है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हुआ। इस आर्टिकल का क्लॉज 3 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो 15 साल के बाद भी लॉ बनाकर इंग्लिश लैंग्वेज के कंटिन्यूड यूज की परमिशन दे सके। तो स्टेटमेंट 4 में जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 343 में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 भी गलत हो गया। और स्टेटमेंट 1 की बात करें तो हमारे संविधान में नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 भी गलत है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं। उसके हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 सही नहीं है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following gave the idea of Constituent Assembly for India? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? आपके ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन प्लान या फिर वेबल प्लान। इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। अगला सवाल है Which one of the following schedules of the Constitution of India includes the disqualification on grounds of defection? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दलबदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 10th शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1985 के 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत राजीव गांधी के सरकार के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इस लॉ के अनुसार अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलता है तो वो एमपी या एमएलए पद से डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसे अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ता है। इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is not true of the Article 32 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है It gives the Supreme Court and the High Courts the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights. ऑप्शन बी है It is included in Part 3 of Indian Constitution and is therefore itself a fundamental right. B.R. Ambedkar called it the very soul of Indian Constitution. और ऑप्शन डी में है An aggrieved person has no right to complain under Article 32 where a fundamental right has not been violated. मतलब यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो तो पीड़ित व्यक्ति को आर्टिकल 32 के तहत शिकायत का अधिकार नहीं है। इनमें से ऑप्शंस बी, सी और डी बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इश्यू करने का पावर देता है, जबकि हाई कोर्ट्स को अपने जुरिस्डिक्शन में रिट्स इश्यू करने का पावर आर्टिकल 226 से मिलता है। इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो ऑप्शन चूज करना है वो है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल पर। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इससे संबंधित है और आपके ऑप्शंस है द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन सी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, और ऑप्शन डी में दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर देता है। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड। भारतीय संविधान के अनुसार राइट टू इक्वलिटी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, एब्सोल्यूट इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फिर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका सही जवाब है एब्सोल्यूट इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमारे संविधान का एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक दिए गए हैं। इसके अंदर शामिल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स।
आर्टिकल 14 में एब्सोल्यूट इक्वलिटी को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि हर व्यक्ति के जिंदगी की शुरुआत एक पोजीशन से नहीं होती। चलते हैं अगले सवाल पर। When was the Indian Independence Act 1947 passed? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है 18 जुलाई 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 में पास किया था। इंग्लैंड की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक एग्रीमेंट पर आधारित था जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ये एग्रीमेंट आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, आईएनसी के लीडर्स, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के बीच हुआ था। अगला सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड? लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है 1951 टू 52। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव 1951 से 52 में आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following acts made the Governor General of Bengal the Governor General of India? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर इंडिया एक्ट 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को ऑफिशियली खत्म करके इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में ट्रांसफॉर्म किया था जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम करती थी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following was known as the Morley-Minto Reforms? निम्नलिखित में से मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स ने ब्रिटिश की पहले से चल रही डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल फीचर था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना। इस एक्ट से कुछ लेजिस्लेटिव सीट्स सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन रिजर्व्ड सीट्स पर कॉन्टेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते थे। इस मूव ने इंडियन वोटर्स को ऑफिशियली धार्मिक स्तर पर बांट कर रख दिया। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज अशोकाज व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है व्हील ऑफ लॉ या धर्म का चक्र। इसके अलावा हमारे तिरंगा में सैफ्रॉन कलर करेज एंड सेक्रीफाइस को दर्शाता है, व्हाइट कलर पीस, ट्रूथ एंड प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी, फेथ एंड शेवलरी को दर्शाता है। तिरंगा को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और हमारे तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था। अगला सवाल है, हु एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसने एडॉप्ट किया था? आपके ऑप्शंस हैं पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कैबिनेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, ये था इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सेट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें और इसी तरह के वीडियो से प्रैक्टिस करते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज के अगले सेट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।